Please do like and subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notification of my new videos. हेलो दोस्तों, मैं सब डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। देखिए, इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हर इंडिविजुअल को अपनी इनकम का मिनिमम 30% इन्वेस्ट करना चाहिए सो डैट कि उसका एक बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो सके और उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट मिल सके। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हमारी इनकम तो बहुत कम है, हम कैसे इन्वेस्ट करें। तो देखिए, आज के टाइम में आप 500 रुपये से भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो कैसे? थ्रू द SIP। तो देर आर लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल इन द मार्केट कि आप 500 रुपये से लेकर के हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले, कितने तरह के इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स मार्केट में जनरली अवेलेबल हैं। तो दे आर इक्विटी शेयर्स, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्राइवेट कंपनी डिबेंचर्स, बैंक डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस की, दे आर लॉट ऑफ स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, रियल एस्टेट, प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स। तो क्योंकि ये बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स हैं, ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते, तो इसलिए मैंने इसकी 3 अलग वीडियोस बना दी हैं। तो आज की जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसमें हम इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड और डिबेंचर्स, बैंक डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स। देखिए, इक्विटी शेयर्स के अंदर लोग बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर जो मैक्सिमम ट्रेडिंग होती है वो इक्विटी शेयर्स में ही होती है। तो इक्विटी शेयर्स के अपने कुछ फीचर्स हैं। नंबर 1, रिप्रेजेंट्स ऑनरशिप, कि अगर आप किसी कंपनी में के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस छोटे से पोर्शन के लिए जितने भी आपने शेयर्स खरीदे हैं आप उसके ऑनर कहलाते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी। देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी से मतलब है कि सपोज एक कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है। कंपनी ने उन 10 रुपीज़ में से 8 रुपीज़ की जो कैपिटल है वो कॉल की हुई है और वो पेड अप भी है। तो कल को अगर कंपनी को लॉस हो जाता है, कंपनी लिक्विडेशन में भी जाती है, तो भी एक शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी बनती है वो मैक्सिमम 2 रुपीज़ पर शेयर तक ही बनती है, जो उसने अभी तक उससे नहीं मांगा गया है और उसने पे नहीं किया है। और अगर आपने 10 रुपीज़ ऑलरेडी पूरे पे किए हुए हैं, यानी कंपनी ने ऑलरेडी फुल्ली पेड अप शेयर्स इशू किए हुए हैं, तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। तो ये भी एक खास फीचर है इक्विटी शेयर्स की। फ्रीली ट्रेडेबिलिटी। स्टॉक मार्केट के अंदर इक्विटी शेयर्स फ्रीली ट्रेडेबल हैं, आप कभी भी खरीदिए, कभी भी बेचिए। हाई रिस्क हाई रिटर्न। इक्विटी शेयर्स के अंदर क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, प्राइजेस के अंदर बहुत वॉलेटिलिटी होती है, तो इसमें रिस्क ज़्यादा है अगर, तो रिटर्न भी ज़्यादा है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज भी प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर आज की डेट में आप देखें तो सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर आपको 2.7% का इंटरेस्ट मिलता है और एफडीज पे 4 to 5% मिल रहा है, मैक्सिमम 5.5-6% तक मिल रहा है, जबकि 6% तो इन्फ्लेशन ही है मार्केट के अंदर। तो ऐसे में जो इक्विटी शेयर्स हैं वो आपको इन्फ्लेशन का जो रेट है उससे ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। इक्विटी शेयर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलता है वो 2 तरह से मिलता है। नंबर 1, डिविडेंड के फॉर्म में, और नंबर 2, कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में। डिविडेंड कहते हैं द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। तो पूरे साल में कंपनी ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया उसका कुछ पार्ट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसे कि डिविडेंड कहते हैं। और कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि सपोज आपने कोई शेयर 100 रुपीज़ का खरीदा और एक साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ के 120 रुपीज़ हो गई, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन, कि 20 रुपीज़ आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल है, वो इंक्रीज़ कर गई। ऑल्दो ये डिक्रीज़ भी कर सकती है, इसीलिए इसको हाई रिस्क हाई रिटर्न कहा जाता है। 2 डिसएडवांटेजेस हैं मेनली अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो नंबर 1, शेयर मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल। जैसे इंडियन शेयर मार्केट जो कोविड आने से पहले 42,000 के आसपास चल रहा था, आज 31,000 चल रहा है, तो यानी मार्केट ऑलमोस्ट 30% डाउन हो गया। तो यहाँ से आपको एक लॉसेज स्टार्ट हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम लोग इस समय जो भी शेयर मार्केट में डील करते थे सब लॉस में हैं। एंड लॉस टू द कंपनी इज अ लॉस टू द इन्वेस्टर। दूसरी चीज़
कि ऐसा हो सकता है कि शेयर मार्केट बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जिस कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे हैं अगर उस कंपनी को लॉस हो रहा है, वो कंपनी मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, उसकी सेल्स अच्छी नहीं हो रही, उसके प्रॉफिट्स अच्छे नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं जो कंपनी का लॉस है वो एक इन्वेस्टर का लॉस हो जाएगा, क्योंकि जब कंपनी लॉस में जाएगी तो शेयर प्राइजेस विल डिक्रीज, तो उससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर हैज टू बियर द लॉस। अगर हम स्टॉक मार्केट क्लासिफिकेशन देखें तो इक्विटी शेयर को कई पार्ट्स में डिवाइड, कई तरह के से क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 ब्लू चिप शेयर्स, यानी अगर शेयर मार्केट में अराउंड दे आर 6000 कंपनीज जो कि लिस्टेड हैं जिनके शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, तो उन कंपनीज को अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया है स्टॉक मार्केट ने। जैसे एक होते हैं हमारे ब्लू चिप शेयर्स। ब्लू चिप शेयर्स कहते हैं उन कंपनीज के शेयर को जो कंपनीज वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं और जो फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, यानी जो बहुत पैसे वाली कंपनी है, विथ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अर्निंग्स एंड डिविडेंड, जो पिछले बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे सालों से जिनका की अर्निंग्स जो है वो भी कंसिस्टेंट हैं, यानी प्रॉफिट्स या तो स्टेबल हैं या बढ़ते जा रहे हैं, और जिनका बहुत अच्छा डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक्सेट्रा। तो इन्हें हम कहते हैं ब्लू चिप शेयर्स। एक होते हैं ग्रोथ शेयर्स, कंपनी विच आर हैविंग अबव एवरेज ग्रोथ रेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी देन द इंडस्ट्री, यानी हर इंडस्ट्री के अंदर, सपोज एक इंडस्ट्री के अंदर 50 कंपनीज हैं, तो उन 50 में से कुछ 3-4 कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका जो ग्रोथ है वो इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा होता है, यानी ये वो कंपनी है जो R&D वगैरह में पैसा खर्च करके लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ाती जा रही हैं, तो ऐसी कंपनी को ग्रोथ शेयर्स कहते हैं। तो अगर आप इन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। एक होते हैं इनकम शेयर्स, ये वो कंपनीज होती हैं जिनके स्टेबल ऑपरेशंस हैं और जो रेगुलर डिविडेंड पेमेंट करती हैं। तो जो रिटायर्ड लोग हैं या जिन्हें एक रेगुलर इनकम टाइप चाहिए, तो वो लोग इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें रेगुलरली डिविडेंड्स मिलता रहे। साइक्लिकल शेयर्स, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द बिजनेस साइकिल इन द ऑपरेशंस, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो साइक्लिकल शेयर्स होते हैं जिनमें अप एंड डाउन चलता रहता है कि कभी शेयर प्राइसेस बढ़ गए, कभी कम हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो भी अप एंड डाउन होती रहती है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो पिछले काफ़ी समय से अप एंड डाउन होती रहती है। जब लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं तो ऑटोमोबाइल की सेल बढ़ जाती है, मार्केट में थोड़ा सा भी रिसेशन आता है तो ऑटोमोबाइल की सेल्स डाउन हो जाती है। तो ऐसी कंपनीज के अंदर अगर आपने डाउन टाइम में शेयर्स खरीद लिए हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा कि जब वो अप मार्केट अप होगा तो यू विल गेट हायर प्रॉफिट्स। लेकिन अगर गलती से आपने जब वो शेयर्स हायर प्राइजेस पे थे उस समय खरीद लिए और उसके बाद में डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तो आपको काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा प्रॉफिट कमाने के लिए। देन दे आर सम डिफेंसिव शेयर्स रिलेटिवली अनअफेक्टेड बाय मार्केट मूवमेंट्स, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखिए ये वो शेयर्स होते हैं कि मार्केट अप हो, डाउन हो, बुल फेज हो, बियर फेज हो, इनके शेयर प्राइजेस पे, इन कंपनीज के प्रॉफिट्स पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो आप देखिए कोविड के अंदर जब सारी कंपनीज डाउन चल रही हैं, सारे बिजनेस डाउन चल रहे हैं, लेकिन फार्मा का काम आज भी अच्छा चल रहा है। स्पेकुलेटिव शेयर्स, शेयर्स दैट हैव ए लॉट ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग इन देम। कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपनीज के शेयर्स जिनके अंदर स्पेकुलेटर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और इनके जो प्राइजेस हैं बहुत डेली बेसिस पे बहुत अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे शेयर्स को हम स्पेकुलेटिव शेयर्स कहते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर्स को ऐसे शेयर्स से बचना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे तो उन्हें खुद नहीं पता उन्हें कितना लॉसेज हो सकते हैं। सेकंड हमारा अल्टरनेटिव है इन्वेस्टमेंट का बॉन्ड और डिबेंचर्स। तो लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो नॉन एज बोरोइंग्स। तो कंपनीज जो इशू करती हैं डिबेंचर्स, उन्हें वो बेसिकली दे आर द सब्सिट्यूट ऑफ द लोन। तो बैंक्स को अगर कंपनीज को अगर फंड्स चाहिए तो उनके पास 2-3 ऑप्शन है, या तो वो बैंक से लोन लें या फिर वो शेयर्स इशू करें, या एक अल्टरनेटिव ये भी है कि वो पब्लिक में डिबेंचर इशू कर दें। तो डिबेंचर इज ए टाइप ऑफ लोन बेसिकली। क्योंकि ये लोन है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट दिया जाता है और इंटरेस्ट पेमेंट फिक्स्ड होता है। तो जिस समय कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है वो तभी बता देती है कि भाई हम इन डिबेंचर्स पे कितने % का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे।
तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को एक रेगुलर इनकम मिलती है बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट। टोटल कैश फ्लो इज फिक्स्ड, आपका इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट। तो यानी अगर आज मैं किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करता हूँ एंड द लाइफ ऑफ द डिबेंचर इज 5 years, तो मेरे को पता है कि अगले 5 साल मेरे को क्या तो इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा और 5 साल के एंड बाद मेरे को क्या प्रिंसिपल पेमेंट मिल जाएगा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो हैं जो कंपनी की एसेट्स के अगेंस्ट में इशू किए गए हैं। इट मीन्स कि अगर कंपनी को लॉसेस भी हो जाते हैं तो भी उन एसेट्स को बेच के पहले डिबेंचर्स का पेमेंट किया जाएगा। अनसिक्योर्ड वो हैं जो किसी एसेट के अगेंस्ट इशू नहीं किए गए हैं, तो ऐसे जो डिबेंचर्स हैं उनको हम क्रेडिटर्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव डिबेंचर। क्यूमुलेटिव डिबेंचर्स वो होते हैं जिनका इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव होता है, यानी अगर इस साल इंटरेस्ट नहीं दिया गया तो अगले साल देना पड़ेगा। नॉन क्यूमुलेटिव वो होते हैं कि अगर इस साल इंटरेस्ट नहीं दिया गया तो वो लैप्स कर जाएगा। रिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर लाइफ, एक टेन्योर होता है, चाहे वो 2 साल हो, 5 साल हो, 10 years, 20 years। इररिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनका कंपनी कभी रिडेम्पशन नहीं करती है, सिर्फ वो हर साल इंटरेस्ट पेमेंट करती है। जीरो कूपन बॉन्ड वो डिबेंचर्स होते हैं जिन पे कंपनी कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करती है। इनको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, बहुत हैवी डिस्काउंट पे, और एट पार या फेस वैल्यू पे इनका पेमेंट होता है, इसीलिए इनको हम डीप डिस्काउंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि कंपनी ने कहा आज आप 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दीजिए और 20 years बाद हम आपको 1 लाख रुपीज़ देंगे। तो क्योंकि ये 1 लाख का जो डिबेंचर है ये आपको 5,000 रुपये में मिल गया, इतने हैवी डिस्काउंट में मिल गया, इसलिए इसको डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनको कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन कन्वर्टेबल वो होते हैं जिन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मैंने उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, तो आप उसको देखिए। उसके अंदर करीबन 13-14 टाइप्स के डिबेंचर्स आपको मिलेंगे। तो बाकी जो बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स हैं, गवर्नमेंट ये कई तरह के हैं, जिनमें एक है सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिनको G-SECs भी कहते हैं। ये इशू की जाती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मीन्स कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो RBI के थ्रू सिक्योरिटीज़ मार्केट में इशू कराती है। G-SECs क्वालिफाई एज SLR इन्वेस्टमेंट्स, यानी बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपना जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मेंटेन करना होता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है हमारी वो उनको क्वालिफाई करती हैं। तो यानी इनका जो इनमें अगर कोई बैंक इन्वेस्ट करता है इन सिक्योरिटीज़ में तो वो SLR के अंदर काउंट होंगे। गवर्नमेंट की डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मीन्स कि इनके साथ में डेट्स भी लिखी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 7% GOI बॉन्ड 2030। इट मीन्स कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है ये 2030 में मैच्योर होगा और इस पर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं, जिन्हें स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहा जाता है, तो इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स, पब्लिक सेक्टर जो है गवर्नमेंट के वो भी इशू करते हैं। तो दीज सिक्योरिटीज़ में भी टैक्सेबल बॉन्ड्स और अनटैक्सेबल बॉन्ड्स। फीचर्स आर, इनके ऊपर कोई TDS नहीं करता है, यानी नो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दे आर इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इनके ट्रांसफ़र पे कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती और ये स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेडेड होते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स होते हैं। देखिए मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, तो पता चला आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन इन्फ्लेशन ही अगर 6% हो गया तो आपकी रियल इनकम ख़त्म हो जाएगी। तो जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स होते हैं इनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो किस तरह से डिसाइड होता है, बेस रेट दैट इज़ 1.5% प्लस इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कि मार्केट में जो भी इन्फ्लेशन का रेट होगा प्लस 1.5% जोड़ करके इन्वेस्टर को उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, सो डैट कि कम से कम उसको इन्फ्लेशन से ज़्यादा तो इनकम हो ही हो। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी अपने डिबेंचर्स इशू करती हैं, जिसके बारे में हमने शुरू में डिस्कस किया था कि वो सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, अनकन्वर्टेबल किसी भी तरह के हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स भी एक ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने का।
प्रेफरेंस शेयर्स एक बेसिकली हाइब्रिड टाइप की सिक्योरिटी होती है, जिसके अंदर कुछ फीचर्स इक्विटी शेयर्स के होते हैं और कुछ फीचर्स डिबेंचर्स के होते हैं। इक्विटी शेयर का फीचर तो ये है कि भाई ये भी एक ऑनर्स कैपिटल है, बट डिबेंचर का फीचर ये है कि इसका जो डिविडेंड है वो फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर्स हैव टू प्रेफरेंसेस इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर्स। नंबर वन, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, यानी जब भी कंपनी डिविडेंड का पेमेंट करेगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, बाद में इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा। और सेकंड है प्रेफरेंस फॉर कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, यानी अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी बंद हो रही है, तो पहले जो कैपिटल का पेमेंट है वो प्रेफरेंस शेयर्स को किया जाएगा और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इसी वजह से, इन दो रीजंस की वजह से ही इन्हें प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हें प्रेफरेंस दी जा रही है इक्विटी के कंपैरिजन में। इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स होता है। जनरली जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो क्यूमुलेटिव होते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर इस साल कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया है तो नेक्स्ट ईयर वो जोड़ के देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल। मैक्सिमम लाइफ इन इंडिया इज 20 years। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स। जी हाँ, अगर ये कन्वर्टेबल हैं तो फिर इनको हम इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक डिपॉजिट्स, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स प्रीफर बैंक डिपॉजिट्स, यानी जो लोग रिस्क लेना पसंद नहीं करते वो बैंक में डिपॉजिट करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बैंक के अंदर पैसा सुरक्षित और सेफ माना जाता है। तो बैंक्स में बहुत तरह के ऑप्शन हैं जिसके अंदर कि हम पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। नंबर वन है सेविंग अकाउंट, लेकिन सेविंग अकाउंट को हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं मानते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट के अंदर जो रिटर्न है वो ना के बराबर है। जैसे इस समय तो केवल 2.7% है, विच इज़ नेग्लिजिबल। तो सेविंग अकाउंट में पैसा तो सिर्फ हम इसलिए रखते हैं ताकि कभी भी हमें ज़रूरत हो तो हम विड्रॉ कर सकें। इन्वेस्टमेंट के लिए हम फिक्स डिपॉजिट को लेके चलते हैं। फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। मिनिमम टेन्योर ऑफ द फिक्स डिपॉजिट इज 7 days एंड मैक्सिमम टेन्योर इज 10 years। तो मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 10 साल। तो अगर आपने सपोज 1 year के लिए डिपॉजिट किया है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स होता है। जिस दिन आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में, अपनी एफडी बनवाते हैं, उसी दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनल हो जाता है। लिक्विडिटी इज़ वेरी हाई। सपोज आज आपने 1 साल की एफडी बनवाई और आफ्टर 7 days आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप बैंक को कह सकते हैं भाई मेरा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, तो बैंक वापस सेविंग अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। तो हाई लिक्विडिटी कैन बी यूज एज ए कोलेट्रल। अगर आपको कोई लोन चाहिए तो आप एफडी को यूज़ कर सकते हैं एज ए सिक्योरिटी, एज ए कोलेट्रल। ए टैक्स सेविंग एफडी एंजॉय द टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। एक स्पेशल टैक्स सेविंग एफडी भी आती है, 5 years की होती है वो। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से उस एफडी की अमाउंट अंडर सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग माइनस हो जाएगी। इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन बैंक में होता है रिकरिंग डिपॉजिट। अब एफडी के लिए तो आपको लमसम अमाउंट चाहिए, चाहे वो 10,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो। लेकिन अगर जिन लोगों के पास इकट्ठी लमसम अमाउंट नहीं है, जो हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, हु कैन सेव स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ, तो वो क्या कर सकते हैं कि इन्होंने एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल लिया कि भाई हम 1,000 रुपीज़ पर मंथ इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब सपोज उन्होंने 5 year का अकाउंट खोल लिया, तो एवरी मंथ दे विल इन्वेस्ट 1,000 पर मंथ, तो 12,000 पर ईयर इंटू 5, 60,000 हो गया उनका 5 years में इन्वेस्टमेंट, प्लस उस पर उनको कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो उनकी एक अच्छी खासी एक कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। एंड इंटरेस्ट इज पेड ऑन द इन्वेस्टेड अकाउंट पेड। तो इस वीडियो के अंदर हमने इन इन्वेस्टमेंट्स को, इक्विटी शेयर्स को, बॉन्ड्स को, डिबेंचर्स को, बैंक डिपॉजिट्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्टल स्कीम्स और बाकी जो हमारे अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू।